हेलो। मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं भी ट्रिपल आई टी सिटी से सीएससी में बीटेक कर रहा हूँ। मेरी मेंस की रैंक 34,000 है और मैं गया सिटी में रहता हूँ। तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री का क्लास 12 का यूनिट 1 सॉल्यूशंस। तो ये सॉल्यूशन जो चैप्टर है, सॉल्यूशन नाम से क्या है आप, मतलब जो हमारा जो सॉल्यूशन है उससे हम लोग क्या डिड्यूस कर सकते हैं। सॉल्यूशन जो होती है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ समथिंग, लाइक वी डोंट नो व्हाट इट इज। लाइक इट कैन बी अ लिक्विड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस सॉलिड और गैस प्लस गैस। लाइक अगर बेसिक भाषा में बोलूं तो सॉल्यूशन आप क्या समझते हैं? लाइक पानी में आपने साबुन कभी घोल के देखा हो तो वो एक सॉल्यूशन बनती है। या फिर आपने कभी नींबू जूस पिया होगा तो जो पानी में हम नींबू और चीनी डालते हैं तो वो एक सॉल्यूशन होती है। ठीक है। तो बेसिक आइडिया जो चैप्टर के नाम से है ना, पता चला कि हम यहाँ पे चीजों को मिक्स कर रहे हैं और उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। ठीक है। तो हमारा ये हो गया चैप्टर जो हो रहा है वो हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो ये वही चीज है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई कि ऑलमोस्ट ऑल द प्रोसेस इन बॉडी ऑकर इज सम काइंड ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग की जो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस डेली ऑपरिंग, ठीक है, इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी आर सम काइंड ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है। हमारी बॉडी 70% वाटर है। ठीक है। मतलब वो क्या है, हमारी बॉडी में 70% वाटर है, तो मतलब हमारी लिक्विड सॉल्यूशन से कॉम्प्रोमाइज है बॉडी। ठीक है। तो बेसिकली चैप्टर को आज हम ब्रीफ में देखेंगे अच्छे से। तो पहले हम लोग चैप्टर को देख रहे हैं। उसमें हमारे को ये ब्रीफ इंट्रो दिया कि सॉल्यूशंस होती है क्या। लाइक डेली एग्जाम्पल्स, लाइक हमारे जो पॉल्यूशन चेक करते हैं तो हम जब पॉल्यूशन चेक करते हैं तो हमारे 2 मीटर दो क्राइटेरिया होते हैं, एक 2.5 पीपीएम और 10 पीपीएम वाली। तो वही हमें यहाँ पे बताया कि लाइक ये तो एलॉयज का एग्जांपल दिया है, बट हमें जैसे हमारी जो एयर होती है ना, तो एयर में हमारी जो पॉल्यूटेंट होती है 2.5 पीपीएम में मेजर करते हैं। दैट इज जो हमारे एयर होता है, अगर उसमें 2.5 पीपीएम की जो पार्टिकल्स होते हैं अगर वो ज्यादा होते हैं तो हमारी एयर पॉल्यूटेड होती है। ठीक है। अगर 10 पीपीएम की ज्यादा होती है तो हमारी एयर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होती है। ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सॉल्यूशंस का है जानना और पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपीएम बेसिकली कुछ नहीं, पार्ट्स पर मिलियन होगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें बताएगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जो हमारे सॉल्यूशन होता है ना, तो उनके दो प्रकार होते हैं। एक होता है होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है, एक होता है होमोजीनस और एक होता है हेट्रोजीनस। ठीक है। तो होमोजेनस मतलब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पहला पार्ट है ये। ठीक है। ये पहले पार्ट में हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है होमोजेनस और एक होता है हेट्रोजीनस। ठीक है। तो होमोजेनस क्या होता है? होमोजेनस होता है कि वो मिक्सचर जब जब जो हम सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, अगर उसको मिक्स करने के बाद दोनों जो अगर सॉल्यूट क्या होता है, एक चीज पहले हम, तो ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आने के पहले एक चीज देखो, सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट अपना होता है द पार्टिकल वी ऐड इन द सॉल्वेंट टू गेट सॉल्यूशन। ठीक है। सॉल्यूट होता है द पार्टिकल इन विच वी ऐड टू सॉल्वेंट टू गेट सॉल्यूशन। और सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट इज द मीडियम इन विच द सॉल्यूट इज एडेड। ठीक है। तो ये बेसिक है। ठीक है। तो ये तुम समझ सकते हो सॉल्यूशन कैसे कॉम्प्रोमाइज होता है। ठीक है। अब हम आगे चलेंगे इस चीज में कि फर्स्ट देखो सॉल्यूशन और होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है। तो ये हमने तो देखी, तो यहाँ पे देख रहे हो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। ठीक है। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस क्या होता है कि ये होमोजेनियस सॉल्यूशन वो होता है जो मिक्स करने के बाद क्लियर स्टेट दे। ठीक है। यहाँ पे हमारा ये हो गया। हेट्रोजेनियस में हमारा क्लियर स्टेट नहीं रहता, हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली ये है। अब ये होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर ना हमारे होते हैं, हम यहाँ मतलब इस चैप्टर में तो हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन ही कंसिडर कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि होमोजेनियस सॉल्यूशन के अंदर के टाइप्स क्या है, तो होमोजेनियस सॉल्यूशन के अंदर के टाइप्स है देखो, गैसेस सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है और सॉलिड सॉल्यूशन है।
हम लोग हेट्रोजीनियस इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे कि हेट्रोजीनियस में स्टडी करना थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम हमारे को होमोजेनियस के अंदर ही स्टडी करनी है। तो ये पहले हमारी जो आ रही है वो गैसेस सॉल्यूशन है। तो गैसेस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो यहाँ पे? गैसेस सॉल्यूशन मतलब जिसका सॉल्वेंट गैस हो, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट लिक्विड हो, और सॉलिड सॉल्यूशन जिसका सॉलिड सॉलिड हो। तो गैसेस सॉल्यूशन गैस एंड गैस, ठीक है। तो उससे पहला आता है हमारा गैस एंड गैस। गैस सॉलिड गैस है, सॉल्वेंट गैस है, तो हम इसको बोलते हैं गैस एंड गैस सॉल्यूशन। तो गैस एंड गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होता है? मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, दैट इज एयर, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया कि गैस मिला हो। तो गैस में गैस मिला हो तो तुम समझ ही रहे हो, ठीक है। अब हमारा आता है लिक्विड इन गैस, ठीक है। लिक्विड इन गैस, तो लिक्विड इन गैस क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म मिक्सड इन विद नाइट्रोजन गैस। तो ये लिक्विड है, क्लोरोफॉर्म हमारी लिक्विड होती है, ठीक है। और वो नाइट्रोजन गैस हमारी गैस होती है, ठीक है। तो इवेपोरेट करके हमें ऐसा होता है कि तुमने कभी देखा होगा, फिल्म से देखा होगा कि क्लोरोफॉर्म एक डार्क कलर के बॉटल में आती है, और वो अगर जब क्लोरोफॉर्म को हम हैंकीज पे डालते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर से वो क्लोरोफॉर्म फिर वो गैस के रूप में बाहर आती है और किसी को सुंघाने पे उसको बेहोश कर सकती है, ठीक है। तो वो अच्छा एग्जाम्पल है लिक्विड इन गैस, ठीक है। अब सॉलिड सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस का तुम एग्जाम्पल क्या देखोगे? कैंपर इन नाइट्रोजन गैस। कैंपर क्या होता है? कैंपर हमारी होती है, कैंपर हमारा होता है अमोनियम साइनाइड। कैंपर हमारा होता है कि तुम हिंदी में अगर तुमने पूजा की होगी तो तुमने कैंपर को यूज किया होगा, ठीक है। तो कैंपर इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो वो कैंपर, सॉरी मैं नाम नहीं याद आ रहा है, बट कैंपर इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है, सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल है। अब लिक्विड सॉल्यूशन देखो, तो लिक्विड सॉल्यूशन में हमारे लिक्विड सॉल्वेंट होगा, तो गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का सबसे अच्छा एग्जांपल होगा तुम्हारे जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है, ठीक है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में CO2 तुम्हारे मिक्स होती है लिक्विड्स के अंदर। तो वो CO2 मिक्स होती है लिक्विड के अंदर, तो उसमें तुम देखोगे कि जो तुम्हारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है उसमें तुम्हारे को काफी ज्यादा वो बुलबुलें छोड़ती है। अगर तुम उसे हिलाओगे तो वो गैस उस लिक्विड से बाहर आ जाएगी, तो वो ड्रिंक की टेस्ट को वो इफेक्ट करती है, ठीक है। लिक्विड एंड लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड का तो तुमने बहुत सारे एग्जांपल देखा होगा डेली लाइफ में। एथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, ये सब कॉमन एग्जांपल। लिक्विड एंड लिक्विड में तुमने जूसेस मिक्स की होंगी। लाइक बहुत लोग, अगर तुम कभी थोड़े से ज्यादा बड़े हो जाओ तो तुम जानोगे कि अल्कोहल कैसे बनता है, तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि कैसे लिक्विड एंड लिक्विड मिक्सचर होगा, ठीक है। सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड का भी तुमने बहुत एग्जांपल देखा। तुम चीनी पानी में डालते हो, ठीक है, तुम नमक पानी में डालो, ये सब सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जाम्पल है। लाइक सी वाटर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सॉलिड एंड लिक्विड का, नेचुरल एग्जाम्पल होता है। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन में हम, सॉलिड सॉल्यूशन में जो अगर सॉल्वेंट होती है ना सॉलिड, तो उसको हम एरोसॉल बोलते हैं, ठीक है। गैस और लिक्विड के केस में हम उसे एरोसॉल बोलते हैं। तो फर्स्ट हमारे केस में आता है गैस एंड सॉलिड। तो गैस एंड सॉलिड में हमारा पहला एग्जाम्पल है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, तो आप जो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीडीएस पैलेडियम, और ये जो पीडी है ना, ये अगर भी तुम आगे वाले चैप्टर में ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, पीडीएसपी2 इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूस कर देता है, ठीक है। निकालो। और सॉलिड इज कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, ठीक है, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। तो ये हमारा हमारा एलओआई है, ठीक है, एलओआई, सॉलिड इन सॉलिड। और लिक्विड इन सॉलिड, हाँ लिक्विड अमेल्गम हो गया। तो लिक्विड इन सॉलिड का जो होता है ना, मरकरी हमारी लिक्विड होती है। तो ओनली मेटल विच इज लिक्विड इज मरकरी, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल अच्छा सा हो गया लिक्विड इन सॉलिड का, ठीक है। एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये अच्छा चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। तो जो हम लोग सॉल्यूशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उससे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सॉल्यूट की, ठीक है, पहला होता है अपना सॉल्यूट, तो दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो जो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट है ना, और हम जैसे कि जानते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स होंगे सॉल्यूट में, उसके भी कुछ मोल्स होते हैं, ठीक है। एन सॉल्यूट है और ये एन सॉल्वेंट है, ठीक है। ये एन सॉल्वेंट है और हमारा ये सॉल्यूशन हो गया, तो ये हमारे एन सॉल्यूशन भी सॉल्यूशन, ठीक है। तो
ये तो हम जैसे जानते हैं कि इन तीन प्रॉपर्टी को यूज करें ना, हम एक सॉल्यूशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन को स्टडी करने का क्या फायदा है? सॉल्यूशन को स्टडी करने का फायदा ये है कि आजकल के जो भी हम लोग प्रोडक्ट यूज में करते हैं ना, तो उसकी कुछ ग्रेडिंग होती है कि ये इतना मोलर है, ये इतना मोलर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक अगर हम लोग के लैब में अगर कोई HCl का सॉल्यूशन रखा हुआ है और उसको हम लोग दे रहे हैं कि अगर ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 10 मोलर, तो और यहाँ पे हमारा एक HCl सॉल्यूशन है, उसमें वो है 1 लीटर का 0.000001 मोलर, ठीक है। ये ऐसा सॉल्यूशन, तो क्या होगा कि तुम्हारे को अगर ऐसे ग्रेडिंग लिखी ना, तो तुम एक चीज डाल सकते हो कि तुम इसमें हाथ डाल सकते हो, इसमें नहीं डाल सकते, बस। तुम इसमें डालोगे तुम्हारे हाथ नहीं रहेगी, ठीक है। बट अगर तुम इसमें डालो तो तुम्हारे हाथ को कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही लो है, ठीक है। ये कुछ नहीं करेगा। तो ये होती है ग्रेडिंग के अंतर में, ठीक है। 1 लीटर 10 मोलर सॉल्यूशन में हमारे को मोल्स निकालना ही, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन का जो एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने का पहला जो टर्म यूज होता है, ठीक है। तो वेट बाई वेट परसेंटेज क्या होता है कि द मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन डिफाइंड एज मास परसेंटेज, ठीक है। दैट इज mass percentage of a component equals to mass of component is solution by total mass of the solution into volume, ठीक है। ये इससे हम डिफाइन करते हैं। तो जैसा कि हमारे को एग्जांपल दिया कि 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, इट मींस 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। तो concentration is described by the mass percentage is commonly used in the industrial chemical application. For example, commercial bleaching solution करना है 3.62 mass percentage of सोडियम हाइपोक्लोराइट इन वाटर। सेकंड हमारा आता है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन टू 100, ठीक है। सिमिलर लाइक मास परसेंटेज, वन में हमारी कन्वर्जन होती है। फिर अब हमारा तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज W/V। दिस इज मोस्ट यूज, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम परसेंट हमारे बहुत यूज होते हैं। वो तुम्हारा आता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन हमारा, जैसे मैंने बताया था कि हमारा जो ए होता है, पॉल्यूटेंट होता है ना, तो वो हम पीपीएम में मेजर करते हैं, लाइक हम जैसे ये पीपीएम होती है ना, पीपीएम, ये पीपीएम हमारी बहुत स्मॉल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है। लाइक अगर हमारे को एयर में देखना है, तो एयर में हमारे जो होते हैं ना पार्टिकल्स, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो हम उसको पार्ट्स पर मिलियन में मेजर करेंगे। सी वाटर में सॉल्ट का मात्रा हम पार्ट्स पर मिलियन में करते हैं, ठीक है। और वही वैसे ही हमारे अगर हमें अपने एयर में आर्गन का करना होगा तो पीपीएम में करेंगे। वो बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए यूज होता है। हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमें मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट और टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ अगर 3 एलिमेंट होता है तो Na/Na प्लस Nb प्लस Nc हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे होता है। यहाँ पे तुम देखो इसके लिए मतलब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के लिए ऐसे सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है। और सबकी जब मतलब सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐड करने पे हमारा 1 आता है, ठीक है। तो ये हमारा वेरिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ, तो एग्जांपल सॉल्व करने में अब नेक्स्ट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ठीक है। सिमिलरली हमारा मोलैरिटी डिफाइंड है, मोलैरिटी है, सॉरी वो ऊपर मोलैरिटी थी या मोलैरिटी है। मोलैरिटी में डिफरेंस आता है कि वो नीचे वहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट इन लीटर है, ठीक है। और इससे हमारी कन्वर्जन की आती है, ठीक है। तो ये तुम देख लेना। और हमारी आती है नेक्स्ट टॉपिक आते हैं सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी इज कैसे डिफाइन होगा? सोल्युबिलिटी और सब्सटेंस इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोल्युबिलिटी की, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों की सोल्युबिलिटी देखनी पड़ती है, ठीक है। तो लाइक हम बेसिकली अभी इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लेवल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो हमारे इधर क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि सॉल्युबिलिटी जो अपनी है। तो ये हमारी दो चीज हो गई जिसको हमारी मैट्रिक रहती है, ठीक है। तो ये देख लेना। हाँ,
ओके, तो हमारा आता है पहला टॉपिक, इसमें आता है जो सॉलिबिलिटी के अंदर में, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो ये जो टॉपिक है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कुछ टॉपिक्स लाइक कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हमें देखना होगा, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में फर्स्ट आते हैं। तो हमें जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, व्हेन सोडियम क्लोराइड हैज शुगर डिसॉल्व रेडिली इन वाटर, naphthalene and anthracene to whom, ठीक है। On the other hand, naphthalene and anthracene dissolve readily in benzene, but sodium chloride and sugar does not. It is observed that polar solute dissolves in polar solvent and non-polar solute dissolves in non-polar solvent. तो पोलर सॉल्यूट और नॉन पोलर सॉल्यूट क्या होता है, ठीक है। पोलर क्या होता है, ठीक है। पोलर पोलर वो टाइप के सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है जो आयंस को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आयंस को अट्रैक्ट करते हैं। और नॉन पोलर होता है ना, नॉन पोलर, वो आयंस को अट्रैक्ट नहीं करते, ठीक है। तो हम केमिस्ट्री में जानते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम चलती है, लाइक डिसॉल्व, लाइक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इस चैप्टर के लिए। अगर तुम तुम्हारे को दो पोलर पोलर सॉल्यूशन है ना, वो दोनों पोलर सॉल्यूशन मतलब अगर एक पोलर सॉल्यूट एक पोलर सॉल्वेंट ले तो वो दोनों सॉल्यूशन बनाएंगे ही, वो सॉल्यूशन बनाएंगे। और अगर हम दोनों को पोलर और एक नॉन पोलर दें तो वो सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमेशा से केमिस्ट्री में एक थ्योरम चलती है और होती है लाइक डिसॉल्व लाइक। दिस इज द ओनली थिंग जो हमारे केमिस्ट्री में एक्सेप्शन में नहीं आती, ठीक है। लाइक होगी, अगर होगी तो पर हमें वो पढ़ना नहीं रहता, क्योंकि बहुत एडवांस साइंस हो चुकी है आज के डेट में। तो किसी भी चीज की रिकॉर्ड दिमाग में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हो सकता हो, बट मेरे जब तक मैंने अपने डे का टाइम पढ़ा था, मेरे को एक भी एग्जाम्पल वैसी नहीं मिली थी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा भी है कि इन जनरल सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन टू और we may say like dissolves like, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। ये याद रखना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर मैंने बता दी कि वो आयन से अट्रैक्ट करती है, नॉन पोलर आयन से अट्रैक्ट नहीं करती, ठीक है। तो ठीक है, दिस प्रोसेस नोन एज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या प्रोसेस है कि जैसे मैंने बोला, solid solute is added into the solvent, the solute dissolves and its concentration increases in the solution. The process is known as dissolution, ठीक है। तो मतलब जैसे हम सॉल्यूट को सॉलिड में डालते हैं और उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है अगर सॉल्यूशन की वो इंक्रीज करती है तो इस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल में टर्म दी है, सम सॉलिड पार्टिकल्स कोलाइड विद सॉलिड पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। लाइक जब हम किसी सॉल्यूशन के सॉलिड पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, मीन्स मोस्टली हम उससे सॉल्वेंट को डिजोल्व आउट करते हैं, तो उस प्रोसेस में सॉल्वेंट अपना वो क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर आता है, ठीक है। तो इसको हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। एक मदर लिकर फॉर्मेशन होता है, उससे हम मदर लिकर से हम सॉलिड के क्रिस्टल बनाते हैं। वो आगे प्रोसेस है, तुम पढ़ोगे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डायनेमिक इक्विलिब्रियम होती है हमेशा, जो सॉलिड पे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में होती है, और वापस ये रिवर्स में भी होती है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन, ये जो ये सॉल्वेंट वाली है, ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अब हमारे को यहाँ पे एक और चीज का बताया गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो जब हम क्या बोलते हैं, जो हमारी जब सॉल्यूशन है ना, no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure, we call it a saturated solution. और एक हमारी होती है unsaturated solution, in which one one most solute can be dissolved at the same temperature and pressure, ठीक है। तो सैचुरेटेड में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो चुकी है, उसके आगे वो डिसॉल्व नहीं कर पाएगी। अनसैचुरेटेड में वो डिसॉल्व कर सकती है, ठीक है। ओके, अब आगे हमारे इसमें टॉपिक है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो गया, ठीक। ठीक। हाँ, तो हमारे यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर वाली चीज और वो क्या बोलते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वाली चीज, तो वो सॉल्युबिलिटी उस पर डिपेंड करती है। तो हमारे को यहाँ पे बताया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और ली चार्टर प्रिंसिपल के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज। कंसीडर द इक्विलिब्रियम इक्वेशन 1.10 की मन नहीं देखना है। दिस बीइंग डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉलोज ली चार्टर प्रिंसिपल, ठीक है। इन जनरल मतलब ये ली चार्टर प्रिंसिपल है। In a nearly saturated solution, the dissolution process is endothermic, ठीक है।
and a solubility should increase with the rise in temperature, and if it exothermic, the solubility should decrease with the rise of temperature. ठीक है। लीच चार्टर प्रिंसिपल हमारा क्या बोलता है कि अगर हमारी एंडोथर्मिक है, ये अगर हमारी एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो उसकी सॉल्युबिलिटी, जो अपनी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी विद द टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है। और एक्सोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी हमारी घटेगी विद टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है लीच आर्टर प्रिंसिपल। तो ये याद रखना। ओके। Effect of pressure. So pressure does not a significant effect of solubility of solids in liquid. It is so because solids and liquids are highly incompressible and practically remain unaffected by the changes in pressure. ठीक है। प्रेशर का मतलब जब हम लोग सॉलिड इन लिक्विड का बात करते हैं तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब हम आते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मैनी गैसेज डिसॉल्व। तो ये हमारे सेम वैसे टॉपिक्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ठीक है। Like the lower part is the solution and the upper part is the gaseous system at pressure P and temperature T। ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है। तो जैसे जैसे प्रेशर हम बढ़ाएंगे ना, लाइक यहाँ पे क्या गिवन है कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, यहाँ पे अगर वेट बढ़ रहा तो हमारा प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ने से ना ये हमारी यहाँ पे सॉलिबिलिटी देखो, और इसकी सॉलिबिलिटी देखो, ये लेस दिस इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं। ये हो गया। सिस्टम का स्टेट ऑफ डायनेमिक इंक्रीज। तो इधर कुछ नहीं, यही चीज बताया हुआ है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमारे को आती है सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में हेनरीज लॉ। तो हेनरी लॉ क्या बोलती है? हेनरी वॉज फर्स्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन द सॉल्वेंट व्हिच इज नोन एज हेनरी लॉ। द लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid or solution। ठीक है। तो ये हमें बेसिकली बोल रहा है कि जो हमारा ये क्या बोलते हैं, जो हमारा ये सॉलिबिलिटी है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब एक स्ट्रेट लाइन की ये बन रही है। ये एक्चुअली इसकी तो है नहीं, बट तुम्हारे को मैं बता रहा हूँ। ठीक है। मीन्स समझ लो कि ये एग्जैक्ट डेफिनेशन की ग्राफ नहीं है, बट ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। ठीक है। तो ये एक्चुअली तुम इस देखो तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया कि अब ना ये y इक्वल टू एक्स वाली, y इक्वल टू के एक्स टाइप की वो इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो y इक्वल टू के वाली इक्वेशन अगर आई हमारी, तो हम लोग का मतलब हेनरी लॉ है। ठीक है। तो उसके ऊपर डाल्टन ने कंटेम्परेरी ऑफ हेनरी ऑल्सो, हाँ, तो उन्होंने डाल्टन सर ने भी यही किया था, चार्ल्स डाल्टन सर ने। तो इफ वी यूज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन measured of its solidity, then it can be the mole fraction of gas solution in proportion partial pressure of the gas over solution। तो हम ये मतलब ये हेनरीज लॉ का भी मोस्ट यूज टर्म आ गया। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द वेपर P is proportional to the mole fraction of the gas X in the solution। ठीक है। तो P equals to KH into X। ठीक है। KH the Henry law constant। If we draw a graph between the pressure of gas versus the mole fraction of gas in the solid, then we should get a plot of this step। ठीक है। तो मैंने ये बताया था। तो लाइक हेनरीज कांस्टेंट ना टेम्परेचर पे बहुत डिपेंडेंट है। ठीक है। वो टेम्परेचर का चेंज करता है, बट ये प्रॉपर्टी हमेशा रहेगी। यहाँ पे हमें एक सैंपल दिया हुआ है, तो ये सैंपल देख लेना, कुछ ऐसा खास का चीज नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने का काम आती है बस और एक मतलब बेसिक आइडिया रहेगा एक्चुअली तुम्हें कि ये ऐसा क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है at the height it can be seen that the pH values of water increases with the temperature, indicating that solubility of gas increases with the decrease of the temperature। It is due to the reason that the aquatic species are more comfortable in cold waters rather than the warm waters। तो ये बात तो सही था। ठीक है। तो यहाँ पे हेनरी लॉ फंड सेवरल एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ये हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकती है लाइक अपने स्कूल्स के एग्जाम और ये क्या बोलते हैं इसके लिए। तो ये तुम एक बार पढ़ लेना, और कुछ खास नहीं है, मतलब तुम देख सकते हो। कोल्ड वाटर, मैंने जो सॉफ्ट ड्रिंक की बात की थी, सोडा वाटर की बात की थी। ठीक है।
और ये तुम्हारी ये क्या बोलते हैं इंटरनल बॉडी की बात है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बता दिया, ली चार्टर प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई करेगा सिमिलरली, ठीक है। हमारा आ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर क्या होता है? लाइक अगर तुम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन देख रहे हो ना, वेपर प्रेशर जो हमारी होती है, लाइक अगर हमारा ये कोई सिस्टम है, ये ऊपर लिड है, दिस इज द लिड, ठीक है, और यहाँ हमारा दो सॉल्यूशन है, केवल मतलब एक ही अभी है। तो एक तो उसकी ये ये होगी, इसकी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन तो होगी, और यहाँ पे एक केवल लिक्विड की वेपर्स होगी, ठीक है। तो जो ये वेपर्स होगी ना, तो इसमें भी कुछ केवल की कॉन्सेंट्रेशन होगी, यहाँ पे इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी ना। इस कॉन्सेंट्रेशन और इसका जो ये प्रेशर होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ रिलेशंस होते हैं, तो उसको ये बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ये इसको फ्रेंच केमिस्ट फ्रांसोइस मार्टे राउलेट राउल्ट ने 1886 में दिया हुआ था, ठीक है। इसको हम लोग राउल्ट लॉ बोलते हैं। राउल्ट लॉ क्या होता है कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे जो वेपर प्रेशर का जो इक्वेशन आता है वो आता है P1 इक्वल टू P1 नॉट x1। P1 नॉट इज अ कांस्टेंट, ठीक है, जो कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, लाइक P1 नॉट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर। सिमिलरली फॉर कंपोनेंट टू के लिए हमारे पास ये इक्वेशन आती है, और जो हमारी जो पी टोटल आती है वो आती है P1 प्लस P2। और यहाँ पी टोटल का हमारे पास इक्वेशन जो आ जाता है वो आता है x1 P1 नॉट प्लस x2 P1 नॉट। और जैसा कि हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन की रिलेशन होती है x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। तो उससे हम यहाँ पे डिड्यूस करके लिख सकते हैं P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन क्या आ रहा है कि द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, ठीक है। और कोई एक कंपोनेंट की अवेलेबिलिटी से हम टोटल प्रेशर का निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो हम लोग का जो वेपर प्रेशर है वो लीनियर वैरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट टू, ठीक है, ये दूसरी है। तीसरा, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 and 2 द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, ठीक है, कंपोनेंट 1 की। तो ये हम तीन चीज हमने इस इक्वेशन से डिड्यूस की है, ठीक है। तो जैसा कि हम जान रहे हैं, अब ये इस ग्राफ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये सब तुम पढ़ लेना, तो ज्यादा हार्ड चीजें नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे को आ रहा है, हमारे को आता है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है यहाँ पर, द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन द इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे हमारे पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। और वेपर फेज का y1 y2 जो हमारी है ना यहाँ पे, वो y1 y2 वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और कंपोनेंट 1 and 2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ P1 कंपोनेंट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ y1 कंपोनेंट इनटू P टोटल। P टोटल हमने ऊपर निकाली हुई है, ठीक है। तो इस टाइम यहाँ से वो एक रिलेशन बनती है, क्या बोलते हैं दोनों इसमें, और इस इक्वेशन में रिलेशन बनेगी कि जैसे तुम P0 को है ना, सॉरी हाँ P1 है ना तुम्हारी, P1 और P2, तो तुम यहाँ से उसको y1 P टोटल बाई y1 ऐसा, हाँ, P1 को y1 इंटू P टोटल कर सकते हो, और ये हाँ, नहीं सॉरी सॉरी, तुम उससे ना P टोटल को क्या बोलते हैं, इसमें यहाँ से ऐसे पुट करके तुम्हारे x2 के, तो वो तुम्हारी हो जाएगी P टोटल क्या हो जाएगी, P2/y2 हो जाएगी। P2/y2 तुम्हारी यहाँ से ये हो जाएगी, तो ये तुम्हारे बीच में इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास आ रही है वेपर प्रेशर ऑफ द क्लोरोफॉर्म। तो ये तो क्वेश्चन, राउल्ट लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें बता रहा है अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट गिवन इन सॉल्यूशन इज गिवन है P1 इक्वल्स टू S1 एंड P1 नॉट, ठीक है। तो ये तुम्हारा इक्वेशन क्वेश्चन गिवन है, इक्वल्स टू KHX, ओके। ये सब तुमको दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन सॉलिड्स इन लिक्विड, ये तुम्हारा का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें भी सेम वैसा ही है, प्योर सॉल्वेंट और ये
टोटल सेम उसी चीज के ऊपर है, ठीक है। तो ये तुम पढ़ लेना आराम से, ये तुम्हारे को दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे को आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में दिया हुआ है। आइडियल सॉल्यूशन होता है ना, उसकी जो क्या बोलते हैं, जो हमारे की मिक्सिंग मिक्सिंग की एंथैल्पी होती है ना, वो हमारी जीरो होती है। और जो डेल्टा वी मिक्स होता है ना, वो भी हमारे यहाँ जीरो, यहाँ पे जीरो होता है। क्योंकि हम यहाँ पे हम कुछ क्या क्या बोलते हैं, जो जैसे हमारी पोलर पोलर है ना, तो वो तो एक दूसरे से अट्रैक्ट होगी, बॉन्ड बनेगी, ये बनेगी वो बनेगी। और नॉन पोलर में भी वो दोनों कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। अ, मतलब हम वो चीज कंसिडर नहीं करते। उसके कारण फायदा ये है कि हमारी क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाती है। अगर उस चीज को हम लोग कंसिडर करते हैं नॉन आइडियल सिचुएशन में, तो हम उसके केस में यहाँ पे हमें पॉजिटिव डिविजन एंड नेगेटिव डिविजन लिखना पड़ता है प्लॉट में, ठीक है। तो एक्चुअली वो हमें बस इसको स्टडी करना है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब कि हमें यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो लाइक बेसिकली तुम समझो कि अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन होती है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डेफिनेशन देखने को मिलती है। लाइक हमारी ग्रीन लाइन में तुम देख रहे होगे तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। और ये जो पर्पल लाइन तुम देख रहे हो, ये क्या बोलते हैं, ये तुम्हारी फर्स्ट फिगर पॉजिटिव डिविजन है शायद, हाँ पॉजिटिव डिविजन है फर्स्ट फिगर। तो ये फर्स्ट फिगर में तुम्हें पॉजिटिव डिविजन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे तुम्हें निगेटिव डिविजन देखने को मिल रहा है। तो ये तुम्हारे, अगर तुम यहाँ पे ना कंपोनेंट चेंज कर दो, अगर तुम यहाँ पे x1 = 1 और x1 = 0 कर दोगे ना, तो ये तुम्हारी पॉजिटिव डिविजन ग्राफ में इस टाइप की हो जाएगी, और पलट जाएगी ग्राफ, ओके। तो जैसे मैंने बताया कि एटॉमिक बॉन्डिंग ये सब होती है। तो यहाँ पे अब हमें इम्पोर्टेंट एग्जांपल तो यहाँ पे दिया हुआ ही है, उसको देख लेना। पर उससे इम्पोर्टेंट जाते हैं एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स क्या होता है, एक बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ये एक एजियोट्रोप होती है। तो in such cases, it is not possible to separate the component by fraction stage. There were two types of isotope called minimum boiling isotope and maximum boiling isotopes. ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें पढ़नी है, मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग isotope, ठीक है। तो हमारे को एग्जांपल दिया होगा, इथेनॉल वाटर मिक्सचर और प्रेशर गिव सॉल्यूशन 95% ऑफ इथेनॉल एंड ये तो मैं क्या बोलते हैं, on this only known as a problem of no further separation of us, ठीक है। तो ये तुम पढ़ लेना, एग्जांपल दी हुई है, मिनिमम बॉइलिंग एजिटोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजिटोप पढ़ लेना। हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है, तो हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मोलर मास का डिटर्मिनेशन करेंगे। तो फर्स्ट हमारी आती है RLVP, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड आता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एंड फोर्थ होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑल दिस प्रेशर डिपेंड ऑन द सॉल्यूशन पार्टिकल विच रिस्पेक्ट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये तो तुम समझ लो कि मोस्टली इसका जो फंडामेंटल है वो होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन के इररिस्पेक्टिव रहता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बताया कि इसमें कुछ कुछ रिलेशन होती है, तो तुम देख लो ये सब, तुम फॉर्मूलाज देख लेना, कुछ बताने वाले लायक चीज नहीं है एक्चुअली ये सब, ठीक है। तो तुम ये सब फॉर्मूला याद कर दो, और इसके अंदर में तुम क्वेश्चन बनाओगे ना, तो तुम्हारा क्वेश्चन में भी फॉर्मूलाज मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे फॉर्मूलाज है, TB = KB × M, ठीक है। इसको हम KB अपना होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और तुम यहाँ से केबी की फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। केबी अपना क्या होता है, ठीक है, सॉरी, हाँ केबी यहाँ से तुम निकाल सकते हो, ये जो तुम्हारे को इस मोलारिटी के इक्वेशन से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ो, तो तुम्हारा क्वेश्चन गिवन है, तुम सिर्फ देख लो एक बार। सिमिलरली डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन में भी हमारा था फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और साइक्लोस्कोपिक कांस्टेंट, TF = KF। सिमिलरली दोनों इक्वेशन सेम ही है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए ना, KB KF के। ऑस्मोटिक प्रेशर तो अपना वही है, π = H ρg, ठीक है, जानती हो तुम लोग। तो यहाँ पे हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर का होता है, मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो ये क्या बोलते हैं, कुछ चीजें हैं वो देख लो। SPM होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन,
दैट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो कुछ पार्टिकल्स को अपने अंदर से जाने देती है और कुछ पार्टिकल्स को ब्लॉक करती है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस, जो ये प्रोसेस होता है ना पूरा, इसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस, ठीक है। और क्या होता है और इस ओस्मोसिस के कारण हमारे पास जो लिक्विड के कंपोनेंट्स आते हैं, उससे हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर बनती है। तो हम लोग जो ऑस्मोटिक प्रेशर लिखते हैं वो होता है पाई इक्वल टू सी आर टी। सी आर टी क्या होता है? सी अपना हो गया, सी होता है अपना सॉल्यूशन का मोलैरिटी। आर होता है कांस्टेंट, होता है गैस कांस्टेंट, जब तुम जानते हुए 8.0.0821 होता है। टी अपना टेम्परेचर होता है केल्विन में, ठीक है। तो पाई इक्वल टू सी आर टी, तो तुम उसको लिख सकते हो पाई इक्वल टू एन टू बाई वी। तो ये तो तुम देख ही लोगे, ठीक है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। तो ये सब फॉर्मूलाज है, ये कुछ नहीं है, बस हमारे को कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। तो टू सॉल्यूशन ऑटोमेटिक अगर दो सॉल्यूशन में सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो तो उसको आइसोटोनिक बोलते हैं, ठीक है। किसी वन सॉल्यूशन में ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दूसरे कंपेरिजन में, तो उसको हाइपरटोनिक बोलते हैं। और किसी में कम होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक, ठीक है। तो ये तुम्हारे को एग्जाम्पल दी हुई है, तुम देख लो ना। ये तुम्हारे को डीमा क्या बताया हुआ, जो ह्यूमन बॉडी में होता है स्टडी में। यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर का वो बताया तरीका, ये देख सकते हो। और अभी आप तुम्हें इंटरेस्ट क्वेश्चन है वो बना लो। नॉर्मल मोलर मास, तो तुम्हारे को अब यहाँ पे हमारे को आई के बारे में बताया जाएगा। व्हाट इज आई? एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है आई। लाइक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आएगा वो आयनिक कंपाउंड। तुम्हारे को आयनिक कंपाउंड बनना है एक्चुअली, और तुम्हारे को इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी दो एग्जाम्पल मिल सकते हैं, ठीक है। मोस्टली तुम्हारे को बेंजीन रिंग के आ रहे होंगे, बेंजीन रिंग से जुड़ जाती है, इसलिए उसकी डबल मास आती है, ठीक है। तो ये चीजें तुमको बताई जाएगी। तो ये तुमको एक पढ़ना है, एग्जाम्पल ऊपर में दिए हुए हैं। मैंने बताया बेंजीन रिंग की, तो लाइक बेंजीन रिंग जैसी है, तो हमें एबनॉर्मल मोलर मास दिखता है, ठीक है। तो हम एबनॉर्मल मोलर मास को कैसे निकाल सकते हैं? तो ये हमें वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं आई को। आई इज आवर वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं नॉर्मल मोलर मास है एबनॉर्मल मोलर मास बिकॉज ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड ऑब्लिगेटिव क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन। तो यहाँ से हमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का पढ़ना है। वो कुछ नहीं है, तुम्हारे सारे इक्वेशन में इनटू आई करना है बस, ठीक है। जो तुम्हारी पहली थी वो हम इसमें वॉल्ट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमें कुछ चीजों के वॉल्ट ऑफ फैक्टर दिए हुए। ओके, तो तुम्हारे ये फिर यहाँ सब देखो चैप्टर खत्म हो गया। और ये तुम समरी पढ़ लो, और यहाँ सब क्वेश्चन 1 2 3 4, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 तक करेंगे। और उसके बाद के सारे जो 41 तक क्वेश्चन नंबर है वो हम अगले क्लास में देख लेंगे, थोड़ा पास कर लेंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन पे आते हैं। अभी हमें तो हमारे पास अभी कौन से क्वेश्चन है हमारे पास? हमारे 1 to 7 क्वेश्चन आज एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आता है, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म, राइट? क्लियरली अबाउट ईच टाइप विद एन एग्जांपल, ठीक है। तो फर्स्ट हमें आ रहा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। लाइक अपना जो जितने भी सॉल्यूशन होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो केमिकल रिएक्ट नहीं करे। अगर हम लोग एक तरफ Na, मतलब ऐसे मान लो कि तुम्हारे एक में Na आयंस है और एक में Cl आयंस है। एक सॉल्यूशन Na आयंस की है और एक सॉल्यूशन Cl आयन की है, ठीक है, लिक्विड। तो वो दोनों लिक्विड को मिक्स कर रहे हो तो वो तुम्हारी सॉल्यूशन नहीं कहलाएगी, कि वो लिक्विड में रिएक्ट करके NaCl बनाएगी, विच इज अ सॉलिड, ठीक है। मिस मिस नॉट a liquid way, I'm telling about the solid things, okay, ions। तो वो तुम्हारी क्या बोलते हैं, ये तुम्हारी एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि अगर वो दो सॉल्यूशन को मिक्स करे तो केमिकली नॉन रिएक्टिव हो। तुम पानी में चीनी को डालो तो वो चीनी रिएक्ट करके कुछ बनती नहीं है, बल्कि वो चीनी बस घुल जाती है, ठीक है। तो वही बोलते हैं कि इट्स केमिकली नॉन रिएक्टिव।
तो अब हमारे पास हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म, तो हमारे पास 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास होता है गैसेस सॉल्यूशन। तो फर्स्ट होता है गैस इन गैस। गैसेस सॉल्यूशन में आता है फर्स्ट गैस इन गैस। तो गैसेस गैसेस सॉल्यूशन में जैसे मैंने बताया था चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में, गैसेस सॉल्यूशन होते क्या है? गैसेस सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें सॉल्यूट आइदर गैस, लिक्विड और सॉलिड with the base solvent is gas. Gaseous solution में solvent will always be gas irrespective of what the solute is. ठीक है। तो गैसेस सॉल्यूशन में फर्स्ट हमारे पास आता है, तो वो हमारे पास आता है गैस इन गैस का केस। गैस इन गैस का केस जो होता है अपना, वो होता है एक्चुअली लाइक तुम्हारे पास एयर होता है। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2। O2 एंड N2। O2 एंड N2 what is like O2 is the air। O2 हमारे पास कितने परसेंट, 21% है। और गैस में हमारे पास N2 होता है 79%, हाँ 77-8% तक होता है N2। ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो एयर है वो मोस्टली कंप्राइज ऑफ N2 है। तो N2 इज द सॉल्वेंट, एक्ट एज अ सॉल्वेंट इन एयर, एंड द O2 विच इज कमिंग, ठीक है, 21% इज लाइक अ सॉल्यूट इन एयर। ठीक है। तो द O2 पार्ट इज अ सॉल्यूट एंड N2 पार्ट इज अ सॉल्वेंट। ठीक है। तो वो जब हमारी मिक्स होती है तो हम बोलते हैं कि O2 जो अपनी है, O2 इन N2 इज अ गैस इन गैस सॉल्यूशन। सेकंड हमारा आता है लिक्विड इन गैस। तो लिक्विड इन गैस में हमारे जो एग्जांपल तुम समझो कि जो गैस होता है वो सॉल्वेंट हो गया, और जो सॉल्यूट अपना इस बार है वो लिक्विड है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल अपना होता है वाटर वेपर। तो वाटर वेपर होता है, तो वाटर पेपर या ड्यू बोल लो, सॉरी ड्यू, ड्यू कांट बी दैट केस आई थिंक। ड्यू तो लाइक वो जो गिरती है वो भी वाटर वेपर ही एक्चुअली है, बट वो परफेक्ट टर्म नहीं। तो लिक्विड इन गैस का क्या होता है, जो लिक्विड होती है वाटर वेपर। तो लाइक लिक्विड इज द वाटर कंपोनेंट, द वेपर में हमारा जो वाटर कंपोनेंट होता है एयर में। ठीक है। और हमारे यहाँ पे लिक्विड इन गैस मतलब गैस अपना वो एयर कंपोनेंट होगा। एयर में जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स विच आर वेरी मच लाइट वेट, वो वाटर में सस्टेन हो जाते हैं, वो सॉल्यूशन का फॉर्म हो जाता है। कभी तुमने अगर झरने के पास देखा होगा, लाइक अगर तुमने कभी झरना विजिट किया होगा तो तुम्हारे पास वो लाइव एग्जांपल रहता है कि हाउ वाटर वेपर्स इवन विदाउट हीटिंग देयर फॉर्म। तुमने वो चीज नोटिस की होगी कैसे वो वाटर एयर में वाटर कैरी हो जाती है। जैसे हम कभी झटास, इन टर्म्स ऑफ बारिश में तुम देख रहे हो झटास जिसे हम बोलते हैं, लाइक वो पानी के छींटे तुम्हारे मतलब तुम्हारे घर में पानी नहीं आएगी, बट स्लोली स्लोली तुम हवा में फील करोगे तो भी तुम थोड़े थोड़े वो गीला गीला सा, वो झटास होता है। ठीक है। दैट इज व्हाट तुम, मतलब मैं बेसिकली एग्जाम्पल को टर्म को एक्सप्लेन करो, वाटर वेपर तुमको फील करवा रहा हूँ। अब आता है सॉलिड गैस, स्मोक। जो स्मोक होता है तुम्हें लगता होगा कि स्मोक इज अ क्लियरली डिफाइंड, मीन्स तुम स्मोक देखोगे काले, तो तुम देखोगे कुछ चीज जल रही हो तो उससे काला काला कितना निकलता है। ठीक है। अगर तुम उसके ऊपर कभी हाथ रखो, लाइक कैंपर, काजल, जैसे तुम सॉरी कैंपर बोलो, काजल तुम अगर बनते हुए देखोगे, मतलब वेन यू, तो जब हम काजल बनाने के लिए एक्चुअली सॉरी कैंपर होता है कपूर, ओके, कपूर को जलाते हैं। तो उसके ऊपर अगर तुम ऐसे हाथ रखो तो तुम देखोगे तुम्हारे हाथ पे नीचे नीचे वाले पार्ट पे काला जम रहा। ठीक है। तो वो हमारा होता है, तुम यहाँ से देख सकते हो कि हाउ सॉलिड इज मिक्स्ड इन द गैस। ठीक है। लाइक गैस अपना वापस क्लियर हो गया, सॉलिड अपना यहाँ पे हो गया डस्ट पार्टिकल्स, लाइक कार्बन पार्टिकल्स, मोस्ट प्रोबेबली द स्मोक में और काजल दोनों में कार्बन पार्टिकल्स होती है। ठीक है। सेकंड अपना होता है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है? लिक्विड सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन जिसमें द सॉलिड पार्ट इज द लिक्विड इररिस्पेक्टिव ऑफ द सॉल्यूट पार्ट, वॉट एवर इट इज, गैस, लिक्विड, सॉलिड। ठीक है। तो सब फर्स्ट अपना आता है एक गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड का जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है जो, उसमें क्या होता है ना, जो हमारे पास जो ड्रिंक्स होती है उसकी जो टेस्ट को एनहेंस किया जाता है, एसिडिफाई किया जाता है, वो हम करते हैं मतलब जो वो अपना वाटर है उसको कार्बोनेट करके। ठीक है। तो कार्बोनेट करने का प्रोसेस क्या होगा कि उस वाटर जो अपना है नॉर्मल वाटर, लाइक वॉट एवर द ड्रिंक इट इज, आइदर इट्स ऑरेंज और कोक। ठीक है। तो व्हेन वी ऐड
carbonated water to it, it adds that taste and that acidiness in that drink. Okay, तो वो चीज के लिए तुम समझ रहे हो कैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक बनाते हैं. मोर ओवर द फिज, द व्हेन यू, जब आप बोतल को, जैसे कोई आपने कोक की बोतल ली, कोक की बोतल को जब आप शेक कर रहे हो ना ऐसे, तो शेक करोगे तो उसमें क्या देखोगे कि अगर तुम उसको तुरंत खोलोगे तो वो जस्ट वो बाहर आ जाएगी. तो वो क्या है, तो जो कार्बोनेटेड है, जो हाई प्रेशर पे कार्बोनेटेड वहां पे गैस प्रेजेंट है, वो एक बार वो बाहर निकल जाती है. और फिर उसका तुम अगर कोक को टेस्ट करोगे ना, तो इट विल नॉट टेस्ट लाइक द कोक विच हैज कार्बोनेटेड लाइक फ्रेश कोक जैसा. ठीक है. और फिर आता है लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड. तो लिक्विड एंड लिक्विड का अच्छा सा एग्जाम्पल है एथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर. एथेनॉल, एथेनॉल वाटर, मतलब तुम ऐसे देखो कि एथेनॉल के डिफरेंट कंपोजिशन पे उसकी डिफरेंट वर्क होती है. एथेनॉल को अगर हम लोग 5% कुछ पे करते हैं तो हमारे शायद वोडका या कुछ बनती है. लाइक आई जस्ट रिमेम्बर, उतना मेरे को वो नहीं है. फर्मेंटेड भी करना पड़ता है उसके बाद, तो मेरे को उतना वो याद नहीं है. बट लाइक 5 to 10% पे अल्कोहल होती है और 95% पे हमारी वो क्या बोलते हैं, लाइक व्हाट वी यूज स्पिरिट एंड एवरीथिंग, जो मेडिकल यूजेस में आती है ना, सैनिटाइजर, ये सब हाईली एथेनॉल रहते हैं. अगर तुम अगर तुम वो 95% वाली ड्रिंक कर लोगे तो तुम मर जाओगे, और तुम 5% वाली ड्रिंक करोगे तो भी मरोगे. तो नेवर ड्रिंक अल्कोहल इन द लाइफ. ओके, तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल है. तो एथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर. सी, सॉलिड इन लिक्विड. ठीक है. सॉलिड इन लिक्विड का तो मतलब तुम रोज ही एग्जांपल देखो कि तुम दूध में चीनी मिला रहे हो, तुम पानी में चीनी मिला रहे हो, तुम पानी में नमक मिला रहे हो, तुम हर जगह कुछ ना कुछ मिलाते रहते हो. तो वो तुम्हारी एग्जांपल हो जाती है सॉलिड इन लिक्विड. ठीक है. तो ये सलाइन वाटर हमारा एक एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल है, नेचुरल लिक्विड. सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन अपनी होती है ना, उससे हमारी सॉलिड होती है वो, क्या बोलते हैं, सॉलिड होती है हमारी सॉल्वेंट. ओके, सॉलिड होती है हमारी सॉल्वेंट. तो सॉलिड जो हमारी सॉल्वेंट होती है, ठीक है. तो गैस इन सॉलिड, तो सबसे पहले अपना आता है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पैलेडियम. तो इसका एग्जांपल तो मैंने पहले ही दे दिया था कि इट्स अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. लिक्विड एंड सॉलिड, एमालगम्स. एमालगम्स तुम जानते ही हो, एच जी, एच जी अपने मरकरी होता है, उसके साथ जो भी कंपोनेंट आ जाती है, लाइक ब्रॉन्ज एमालगम, सॉरी ब्रॉन्ज बोल रहा मैंने, एमालगम्स आर फॉर्म लाइक, मतलब बहुत सारे एलॉयस के साथ एमालगम बनती है. सॉरी, नॉट एलॉयस, लाइक जिंक के साथ ZnHg, AlHg, टू मेक दैट थिंग, क्या बोलते हैं, रस्ट प्रूफ हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, तो एमालगम का फॉर्मेशन करते हैं उसके लिए. सॉलिड एंड सॉलिड में हमारे पास आते हैं गोल्ड ऑर्नामेंट एलॉयस. लाइक तुम जैसे जानते हो कि सॉलिड एंड सॉलिड, अगर तुम सॉलिड एंड सॉलिड एलॉय की बात करो तो तुम अगर नेचुरली ना कोई दो, मतलब एक तरफ तुम ब्रॉन्ज ले लो, एक तरफ तुम आयरन ले लो, और उसको तुम बांध के तुम 20-25 साल के लिए छोड़ दो, ठीक है, जोर से बांध के. ठीक है. तो आफ्टर सम टाइम्स तुम देखोगे ना कि वो दोनों एक दूसरे में फ्यूज कर गए, तो वो हमारा एलॉय होता है. बट एलॉय का आजकल प्रोसेस बहुत तेज हो गया. एलॉय को हम लोग जस्ट हीट करके बनाते. ठीक है. वी डोंट डू मस्टेक. और लॉज के बहुत सारे एग्जाम्पल है, हमेशा याद करके रखना चाहिए. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पता नहीं क्यों हमेशा उनको ये चीज पूछनी पड़ती है कि ये आपका ब्रॉन्ज किस चीज से बनता है, आपका जर्मन सिल्वर क्या लॉय का कंपोजिशन बताओ, आप ये सब क्या बोलते हैं, गन मेटल का कंपोजिशन बताओ. तो ये चीज एलॉय के लिए याद कर लो. ठीक है. तुम्हारे को कॉम्पिटेटिव एग्जाम जेई ये सब में बहुत पूछता है ये चीज. 1.2 में आता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज अ गैस. ठीक है. हो गया, हो गया. सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पैलेडियम. डिफाइन द टर्म्स फॉर मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मार्कर. मोल फ्रैक्शन मैंने जैसे बताया ही है पहले, इट्स डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सॉल्यूट्स द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन. लाइक तुम्हारे को बताया, इससे इक्वल टू एन बाई Na प्लस एन बी, एक्स इक्वल टू एन बी बाई एन प्लस एन बी, और एक्स के इक्वल टू वन. ये अपनी प्रॉपर्टी हो गई.
मोलारिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम 1 केजी ऑफ अ सॉल्वेंट। मोलारिटी एम, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इक्वल्स टू एन बाय डब्ल्यू। ठीक है, तो ये तो तुम्हारी हो गई मोलारिटी। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये भी तुम्हारी होगी। ये सब एक्सपेरिमेंट वाली चीज है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एन बाय वी। मास परसेंटेज, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे को याद करना है एक्चुअली, बस कुछ है नहीं, तुम्हारे को क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लैबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास इन एक्वा सॉल्यूशन। अगर हमारे पास 68% नाइट्रिक एसिड है तो हम मानते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 68% नाइट्रिक एसिड है, तो मतलब नाइट्रिक एसिड अपनी HNO3 होती है, तो नंबर मोल मास ऑफ HNO3 कितनी होगी? 68 ग्राम। ठीक है, मोलर मास ऑफ HNO3 हम क्या जानते हैं, वो होती है 60 ग्राम पर मोल, 3 ग्राम पर मोल। और मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या ले ली? 100 का, तो इसलिए मास ऑफ HNO3 हमारी 68 ग्राम। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे को क्या गिवन है? 1.50 ग्राम पर मोल। यहाँ से वॉल्यूम दिखा सकते हैं, क्योंकि हमें डेंसिटी तो गिवन ही है ऑलरेडी, मास भी हमें पता है, तो यहाँ से हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल देंगे सॉल्यूशन का। तो जब मास तो हम वॉल्यूम का सॉल्यूशन आ गया, तो हमें क्या पूछा कि हमें पूछा व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सच सैंपल ऑफ एसिड। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ सच सैंपल, तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मोल्स बाय वी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन की वजह मोल्स ऑफ द सॉल्यूट हमारा होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो हमारा मोल्स आ गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 16.23 मोल पर लीटर, दैट इज 16.23 मोलर। तो 1.5 क्वेश्चन पे आता है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज लेबल्ड एज 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, व्हाट वुड बी द डेंसिटी ऑफ मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, the density of the solution is 1.2 gram per liter, 1.2 gram per milliliter, then what should be the molarity of the solution? इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें क्या बताइए? 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, वेट पे बेटा ना, 10 ग्राम तुम्हारा 100 ग्राम तो तुम क्या बोलते हो सॉल्यूशन का ले लो, 10 ग्राम तुम्हारा ग्लूकोज है। ठीक है, और तुम्हारा 90 ग्राम H2 है, तो तुम यहाँ से मोल्स निकालो। 10/180 का हो गया तुम्हारा 0.055 मोल्स। ठीक है, और 90 ग्राम ऑफ H2 तुम्हारा क्या हो गया? 90/2.5। ठीक है, यहाँ से तुम मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या निकालो? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम्स। तो मास ऑफ सॉल्यूट तुम्हारा 0.05 इंटू 100 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ यहाँ पे सॉल्यूटिंग सॉल्वेंट इन ग्राम्स है। तो तुम इसको कैलकुलेट करते हो तो ये आ रही है 0.617 मोलर। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज तुम्हारी क्या आ रही है? Ng/Ng प्लस Nw, दैट इज 0.055/5 प्लस 0.055। तुम इसको सॉल्व करते हो तो तुम्हारे पास आ रही है 0.01। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो तुम्हारा यहाँ से आएगा वो आएगा 1 माइनस 0.01, दैट इज 0.99। तो यहाँ से हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन जो हमारा आएगा वो होगा मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी, दैट इज हमारे को मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आया हुआ है? मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास 100 है, 100 ग्राम्स, और डेंसिटी हमारे पास है 1.2 ग्राम पर मिनट। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम सॉल्यूशन आ रही है वो आ रही है 83.33 ml। ठीक है, और यहाँ से मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाले। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन का होता है मास मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे ml में तो इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके बाद हमारा 0.67 मोलर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आसान थी, सॉल्व करनी थी, बस तुमको आइडिया होना चाहिए कि कैसे किस टर्म को निकालना है। 1.6 है ना, और इसके बाद 1.7 भी है। तो 1.6 क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा है। हाउ मेनी ml of 0.1 molar HCl are to jack completed 1 gram mixture of Na2CO3 and NaCl containing equimolar amounts of both। ठीक है, तो 1 ग्राम मिक्सचर में मान लो x ग्राम Na2CO3 होगा, तो 1 माइनस x ग्राम NaCO3 प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ Na2CO3 पहले हम निकालें। मोलर मास ऑफ Na2CO3 अपना आता है 23 इंटू 2
प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 106 ग्राम पर मोल। और मोलर मास ऑफ NaCO3 आता है 23 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 दैट इज, तुम मतलब मोलर मास से निकालना जानते हो, मैं बताऊंगा नहीं अब एक एक टर्म करके, बट तुम जानते होगे, ठीक है। इक्वल टू 84 ग्राम पर मोल। हमारे यहाँ से हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 पता चल गया इन एक्स ग्राम, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCO पता चल गया इन 1 माइनस एक्स ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे एक और इनको दिया कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ बोथ। इक्विमोलर मतलब दोनों के मोल्स है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो ये हमारे पास आएगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास आती है 0.558 ग्राम। तो ठीक है, तो हमारे पास जो मोल्स ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट है वो आ रहे हैं क्या, दैट, ये तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स है, ओके। तो हाँ, सॉरी, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास जो आ रहे हैं वो 0.558 बाई 106 दैट इज 0.0526 है। और इक्विमोलर है तो NaCO3 का भी सेम ही होगा, ठीक है। तो तुम दोनों को सॉल्व करोगे तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये तो गारंटीड थी, क्योंकि तुम जैसे जानते हो क्वेश्चन सॉल्व किया अपने मैथ्स का, तो मैथ्स कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैंने सॉल्व भी नहीं किया, मैंने इसको ऐसे लिखा और डायरेक्टली लिख दिया बिकॉज दे आर इक्विमोलर। तुम भले चेक कर लो एक बार, तो वो सेम चीज आएगी, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि दोनों इक्विमोलर है, बट फिर भी हम ईज ऑफ रिप्रेजेंटेशन के नाम पे Na2CO3 प्लस 2HCl, ठीक है, दैट गिव्स 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये हमने एक बैलेंस इक्वेशन ली फॉर Na2SO3 Na2CO3 प्लस 2HCl प्लस HCl का इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पे हमने बैलेंस इक्वेशन लिखी है NaSCO3 प्लस HCl के रिएक्शन का, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो टोटल मोल्स ऑफ HCl जो हमारे इक्वेशन में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो होगी 2F प्लस 5। अभी ऐसे तो दे बोथ आर इक्विमोलर, तो हमने क्या किया कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअली, ये दिखाने के लिए मैंने किया, बट तुम समझ सकते हो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, दैट गिव्स 0.0157। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ HCl प्रेजेंट, ठीक है, दैट इज ये डेंसिटी हो गई, डेंसिटी गिवन है ना, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमारा मोलारिटी गिवन है, तो यहाँ से हम, हाँ सॉरी, तो मोलारिटी गिवन है तो फिर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऊपर चला गया, मोलारिटी, हाँ ठीक। तो यहाँ पे हमारा 157.8 ml, ओके। हमने क्या किया कि जो हमारा जो मोलारिटी होता है वो N/V होता है ना, V को ऊपर ले लिया और ये N/M, ठीक है। 1.7 पे आता है, 1.7 क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज जितना हमने बनाया है। तो मास ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ रहा है, 300 ग्राम इंटू 25%, ठीक है, दैट इज 75 ग्राम। और अदर कंपोनेंट का मास क्या आ रहा है सॉल्यूशन में, 400 ग्राम इंटू 40%, दैट इज 160 ग्राम। दोनों मास का टोटल का मास हो गया 235 ग्राम। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन अपने पास क्या आ रहा है 300 प्लस 400 दैट इज 700 ग्राम्स, ठीक है। तो जो हमारा इसका क्या मतलब परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन फाइनल सॉल्यूशन जो अपना आएगा वो आएगा 235/700 इंटू दैट इज 33.57%। और सॉल्वेंट का हमारे पास जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 66.4, ठीक है। तो अब इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 टू 41, बिकॉज थोड़ा सा टाइम कम था मेरे पास बनाने के लिए। ओके, वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। इजी चैप्टर है, इजीली एक्सप्लेनेबल है, क्योंकि मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, तो नेक्स्ट क्लास में मुझे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए रहेगा नहीं, मैं अच्छे से क्वेश्चन बताते जाऊंगा, जहाँ कुछ ट्रिकी होगा मैं बता दूंगा आराम से, ओके। So we are ending the class here. Thank you for watching it.